चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। एसिड, बेस और साल्ट को हम लोग पढ़ रहे थे, और तमाम बातें जो एसिड, बेस और साल्ट के प्रश्नों को करने के लिए जो तरह तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। और सारा क्लास अगर आप किए हैं तो पूरा विश्वास है कि लगभग 80% क्वेश्चन तो स्वयं सॉल्व हो गया होगा। बनाए थे ना आप लोग? फिर भी आइए, प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है। और ये 7वां चैप्टर का 8वां, ये 7वां चैप्टर है, यानी कि पिछले 6 चैप्टर के प्रश्न आपसे याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो एकदम क्लियर रहिए, कोई नौकरी होने वाला आपको नहीं है। प्रश्नों को याद करना जीएस का क्वेश्चन बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ रहा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ समझ रहा है, याद हो रहा है। याद नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। याद कैसे नहीं होगा? एक ही तरह है, आप याद करने के लिए बैठे ही नहीं कि याद होगा। अब सारा कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, एक एक प्रश्न आपको क्लास में करवा रहे हैं, फिर भी अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो इसका परिणाम आपको पता है, बहुत आदमी झेल रहा है परिणाम। आइए पहला प्रश्न पर, अम्लीय पदार्थ का विलयन और अम्लीय पदार्थ का जलीय विलयन, विलयन देते या जलीय विलयन देते बात बराबर है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, सही है। मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल। मेथिल ऑरेंज खुद ऑरेंज रंग को, ऑरेंज रंग का नारंगी रंग का होता है, तो अम्लीय पदार्थ उसे लाल कर देते हैं। ये भी फिनोल्फथेलिन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, बिल्कुल। फिनोल्फथेलिन जो है रंगहीन होते हैं और अम्लीय विलयन में वो रंगहीन ही रहते हैं, कोई रंगों में परिवर्तन नहीं। तो अम्लीय पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करते हैं, मेथिल ऑरेंज के ऑरेंज रंग को लाल करते हैं। फिनोल्फथेलिन उदासीन, फिनोल्फथेलिन जो है वो कलरलेस ही होता है, अम्लीय विलयन में वो कलर ही लेस ही रहता है। तो तीनों कथन। दूसरा कि अम्ल हमेशा अम्लीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करते, बिल्कुल सही है। एक अम्ल पदार्थ में कई गुण होते हैं कि वे स्वाद में खट्टे होते हैं। वे नीले लिटमस पत्र को लाल करते हुए धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो अम्ल हर जगह पर सभी अम्लीय गुणों का प्रदर्शन करे, ऐसा संभव नहीं है। पहला कथन सही है। अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है, बिल्कुल। अम्ल अपने सारे गुणों का प्रदर्शन केवल जलीय विलयन में ही कर सकते हैं। दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। भस्म जल में घुलकर कौन आयन देता है? हाइड्रोक्सिल आयन। भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। और अम्ल के द्वारा मुक्त हाइड्रोजन आयन जल में कुछ समय बाद क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ना। भस्म का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। मेथिल ऑरेंज को पीला रंग में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल। मेथिल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है उसको अम्ल कर दिया था लाल, और भस्म कर देता है। फिनोल्फथेलिन के उदासीन रंग को गुलाबी रंग में बदल देता है, सही है। और फिनोल्फथेलिन का उदासीन रंग श्वेत होता है, श्वेत यानी कि रंगहीन, और उसको भस्म क्या कर दिया? गुलाबी कर दिया। क्या कर दिया? नेक्स्ट, लिटमस का उदासीन रंग बैगनी होता है, बैगनी बैगनी बैगनी। लिटमस पेपर का उदासीन रंग बैगनी होता है। अम्ल और भस्म के जांच के लिए इन्हें नीला और लाल रंग में बदला जाता है, नीला और लाल रंग में बदला जाता है। उदासीन रंग की बात करें तो वो बैगनी होता है। 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस पत्र द्वारा अम्ल और भस्म की पहचान हो सकती है, परंतु उसकी प्रबलता का पता नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये सब अम्ल भस्म की पहचान कर सकता है, उसके शक्ति का पता
नहीं लगा सकता, बिल्कुल सही कथन है। यूनिवर्सल सूचक से अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है तथा उसके प्रबलता का भी पता चल सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए प्रबलता का भी पता लगा सकता है क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल पर काम करता है, पीएच स्केल के अधीन काम करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनिए। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग होता है, सही है। अम्ल व क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं, यह भी सही है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, यह गलत है दोस्तों। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है। हमने ब्राउन-डस्ट-लौरी का सिद्धांत पढ़े थे और प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और भस्म का वर्गीकरण ब्राउन-डस्ट-लौरी कॉन्सेप्ट ने ही किया था। और उस कॉन्सेप्ट में सीधा है कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, भस्म प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तीसरा कथन क्या है? सही है, 1 और 2। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, अंडे के पिसे हुए कवच कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का कवच किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कह रहा कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। विलयन निम्नलिखित में से क्या होगा? विलयन, अब देखिए, चूने के पानी को दूधिया करता है कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का जल दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ऐसा कौन सा विलयन है जो कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो ऐसा अम्ल करते हैं। कौन करते हैं? अम्ल ही धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। क्लियर? बाकी कोई अम्ल नहीं है। धातु अधातु, धातु अधातु वाला लवण होते, आपको पता है ना। इस ऑप्शन में एक ही अम्ल है, कौन? नेक्स्ट, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में। एक छात्र ने एक तरल का लाल लिटमस पेपर से परीक्षण किया और वो लाल ही रहा, तो बिना किसी परिवर्तन का वह दर्शाता क्या? देखिए, आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में नीला में बदल जाता है, लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, लेकिन क्षार नीला लिटमस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हम लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डुबोएंगे, वो नीला ही रहेगा। ठीक उसी तरह नीला लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन क्या कर देता है? लाल। नीला लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन क्या कर देता है? लाल। तो अगर हम लाल लिटमस पत्र को ही अम्ल में डाल दिए तो अम्ल उस लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लेकिन अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? कोई प्रतिक्रिया वो लाल लिटमस पत्र पर नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। क्लियर? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लाल लिटमस पत्र का परीक्षण किया और वो लाल ही रहा। इसका मतलब है कि विलयन क्या होगा? या एक और हो सकते, कौन? उदासीन। क्योंकि उदासीन विलयन भी क्या कर सकता है? उदासीन विलयन भी क्या कर सकता है? लाल पर लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया करेगा। तो या तो विलयन अम्लीय है या तो उदासीन। उदासीन वाला ऑप्शन नहीं ना है, अब बस वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्लियर? बात समझ गए? नेक्स्ट, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में, भस्म स्वाद में कड़वे होते या तीखे होते हैं। हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल ऐसा अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं
लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। जिसमें कौन है? HCl है, HCl। बाकी में देखिए H भी है, O भी है, H भी है, O भी है, H भी है, O भी है। एकमात्र ऑप्शन है डी जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रा अम्ल का यही परिभाषा है दोस्तों कि ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? कौन? ऑक्सी अम्ल है। अब ऑक्सी अम्ल का भी परिभाषा समझ लीजिए। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। यानी हाइड्रा अम्ल वो है जिसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहनी चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहनी चाहिए। और वो आपको किस में है? डी में है। हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर? हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, इसने किसने कहा था? डेवी ने कहा था। डेवी ने हाइड्रोजन वाला कथन डेवी ने दिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते, सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते, नहीं, ये गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते, ये भी क्या है? यानी 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान नहीं करते, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान। ब्राउन-डस्ट-लौरी संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, सही है। और भस्म प्रोटॉन, सही है आपका 1 और 4। ब्राउन-डस्ट-लौरी कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और भस्म प्रोटॉन ग्राही होते हैं। सीधा प्रश्न। अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देता है या ल्यूइस के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यानी क्या? जोड़ा ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी अम्ल को परिभाषित किया गया है। तो आपको यहां पर इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अम्ल या जो भस्म होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रदान ग्रहण नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। तो अम्ल इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ग्रहण करता है। इसलिए इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर सी होगा। भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। भस्म इलेक्ट्रॉन, लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? प्रदान करता है। युग्म का मतलब पेयर, युग्म का मतलब है पेयर। कौन एक अम्ल है? डी नहीं है, इसमें OH है तो ये आपका भस्म हो गया। धातु अधातु लवण हो गया, धातु अधातु लवण हो गया। और इसमें H+ है, ये आपका क्या हो गया? एसिड हो गया, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कौन भस्म नहीं है? NaCl, ये लवण है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जिंक ऑक्साइड भस्म नहीं है, क्या भस्म है? तो जिंक ऑक्साइड तो आपको लवण के जैसा लग रहा है, ठीक है ना? ये दोनों तो भस्म है ही, लेकिन जिंक ऑक्साइड लवण है लेकिन ये भस्म के समान व्यवहार करते हैं। यानी कि इसका जो pH मान होता है 7 से क्या होता है, इसलिए यहां पर ये भस्म भी है।
जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ध्यान दीजिए 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी भस्म क्षार है परंतु सभी क्षार भस्म नहीं है। यह गलत है, यह गलत है। सभी क्षार भस्म है परंतु सभी भस्म क्षार, क्योंकि सभी भस्म जल में घुलते, जो भस्म जल में घुलेगा केवल वही क्षार होगा, सभी भस्म क्षार नहीं होगा। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है। अम्ल की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। जिसका आयनन जितना अधिक होगा वह उतना हाइड्रोजन आयन देगा, जो जितना हाइड्रोजन आयन देगा उस अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वही होता है जो पूरी तरह से आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होता है कि ना? दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो पूरी तरह से आयनित ना होकर आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। चुकंदर से बनाए गए बैगनी रंग में अर्क साबुन का घोल, आपको जानना पड़ेगा कि साबुन का घोल क्या होता है। चुकंदर जो है वो क्षारीय घोल में क्या पड़ जाता है? पीला। चुकंदर से बनाए गए बैगनी रंग के अर्क में अगर अम्लीय लवण डालिएगा तो वो लाल बैगनी हो जाएगा, लेकिन वो क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अधिक शक्तिशाली है। क्यों अधिक शक्तिशाली है? तो जिस तरह अम्ल की शक्ति हाइड्रोजन आयन पर डिपेंडेंट है, उसी तरह भस्म की शक्ति हाइड्रोक्सिल आयन पर डिपेंडेंट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली इसलिए है कि यह हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा? तीनों का, क्योंकि अम्ल, भस्म और लवण तीनों जल में घुल करते हैं और आयन बनाते हैं, इसलिए तीनों का जलीय विलयन क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, विद्युत अपघटय होगा। सभी लवण भी विद्युत अपघटय होते हैं, सभी अम्ल भी विद्युत अपघटय होते हैं, सभी भस्म भी विद्युत अपघटय होते। विद्युत अपघटय मतलब जिसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। जिसका जलीय विलयन विद्युत का, तो सभी लवण ही नहीं, सभी अम्ल भी विद्युत अपघटय होते हैं, सभी भस्म विद्युत अपघटय होते हैं और सभी लवण तो होते ही हैं। हाँ, अभी तुरंत समझे हैं कि अम्ल, भस्म, लवण तीनों ही जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं और तीनों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, यानी तीनों का जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करता है। एसिड शब्द, यहां शब्द होगा। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है और एसिडस का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? खट्टा। एसिडस का शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। अल्कली शब्द अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है। सेब में मौलिक अम्ल, याद किए थे ना? सेब में मौलिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमोलित नहीं है? ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी में एब्सॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एब्सॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होते हैं। सिट्रिक अम्ल किसमें होते हैं? खट्टे फलों में होते हैं। और विटामिन सी में एब्सॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी में एब्सॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दही में। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। सिट्रिक अम्ल खट्टा 4-1 है, हल्ला नहीं। लैक्टिक अम्ल खट्टा दही में, टार्टरिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल खट्टा अम्ल, सिट्रिक अम्ल खट्टा फल में। है, हल्ला काय कर रहे? हल्ला मत करिए। 4-1-3-2। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ
हाँ, सिट्रिक अम्ल तो नारंगी खट्टा। अच्छा, इसको हम खट्टा फल पर रहते। ओके ओके, 4 1 3 2, 4 1 3 2। चलिए 4 1 3 2। आज देखिए, ऐसे प्रश्न को एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आगे में लिखना है क्या होगा, उसके बाद मिला देना है। प्रति अम्ल एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है? भास्म। पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला दवाई जो होता है उसे ही एंटासिड कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में प्रति अम्ल कहा जाता है। तो पेट के अम्लीयता को दूर करने वाला अगर कोई दवाई होगा तो वो निश्चित ही क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल के गुणों को केवल क्षारीय पदार्थ ही नष्ट कर सकते हैं, केवल क्षारीय पदार्थ ही नष्ट कर सकते हैं। प्रति अम्लों का आमतौर पर पेट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी विषैली प्रकृति की हो जाती है, उपयुक्त नहीं हो पाता है। नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। लेकिन प्रायः इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम नेटल एक शाकीय पौधा है। शाकीय मतलब छोटा पौधा, जैसे दूब घास हुआ ना, पालक का पत्ता हुआ ना, पालक का जो पौधा है वो एक शाकीय पौधा है। मटर का पौधा एक शाकीय पौधा है। तो नेटल एक शाकीय पादप है। इसके पत्तों में स्थित डंकनुमा बालों से मेथेनोइक अम्ल निकलता है। कौन अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल आईयूपीए का नाम है। अब जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम होते हैं, एक समान नाम और एक आईयूपीए का नाम। एक समान नाम और एक, तो मेथेनोइक अम्ल जो है आईयूपीए का नाम है। समान नाम है इसका फॉर्मिक एसिड। सामान्य नाम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक अम्ल जो है आईयूपीए का नाम है। मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो हो सकता है नेटल के प्रश्न में कभी मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में वीडियो रुक रहा है क्या? यहां से तो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सबका वीडियो रुक रहा है कि सत्येंद्र कुमार का रुक रहा है? नेक्स्ट आइए इसको बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दूध में। एसिटिक अम्ल सारिका लिखा हुआ है, सिरका लिख लेंगे सही करके। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल 3 4 1 2 3 4, यहां सरिका सिरका सिरका सिरका। टैनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चाय में। चाय के साथ साथ ये कॉफी में भी पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में भी पाया जाता है और कॉफी में भी पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में भी पाया जाता है और सोडा पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल H2CO3, और एक होता है कार्बोलिक अम्ल C6H5। यह है कार्बोलिक अम्ल जिसका प्रचलित नाम या फिनॉल है। फिनॉल है। फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया में जल किस रूप में कार्य करता है? यहां पर H3O+ होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि H3O धनात्मक आयन है। आप क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि इन्होंने अपना H+ का त्याग किया, ये करता है H+ का त्याग और ये करता है H+ को ग्रहण, यानी कि HSO4 H+ का त्याग कर रहा है और H2O वो H+ को क्या कर रहा है? ये त्याग कर रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं सल्फेट हो गया, H निकल गया, और H2O ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि एक H बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया में जल किस रूप में कार्य कर रहा है? तो जल H+ ग्रहण कर रहा है, प्रोटोन ग्रहण कर रहा है। H+ प्रोटोन है, अब प्रोटोन ग्रहण करने वाला क्या होगा? भस्म होगा। यानी जल का व्यवहार यहां पर भस्म जैसा है। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित किन गुण धर्मों का होना आवश्यक है? तो टूथपेस्ट को क्या होना? क्षारीय।
क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वे दांतों पर जो अटके रहते हैं उसका फर्मेंटेशन शुरू होता है और अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है। तो दांत जो गंदे होते हैं वे अम्लीय पदार्थ बनने के कारण, दांत पर अम्लीय पदार्थ बनने के कारण ही दांत आपका गंदा होता है। तो उन अम्लीय पदार्थों को हटाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प एक क्षारीय पदार्थ होगा। तो इसीलिए टूथपेस्ट क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नीम के दातुन से भी दांत अच्छी तरह साफ होते हैं, क्योंकि नीम के दातुन में भी क्षारीय प्रकृति के रस होते हैं जो दांत के ऊपर के अम्लीय परत को हटाकर दांत को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन उच्चतर मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा? तो जो उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन वही प्रदान करेगा जो शक्तिशाली अम्ल होगा। शक्तिशाली अम्ल वो होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। और सबसे पीएच मान किसका है? अमाशय रस का। नींबू रस से भी पीएच मान कम है अमाशय रस का। और सबसे कम पीएच मान होने के कारण सबसे शक्तिशाली अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी कि अमाशय रस है। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाएगा? तो अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते तो निश्चित रूप से वही बढ़ेगा। क्या अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले के फूल में फूल का पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? तो अगर आपको शंका की मिट्टी अम्लीयता हो गया तो अम्लीयता को दूर करना है, बाहरी पदार्थ मिलाना है अम्लीयता को दूर करने के लिए। और अम्लीयता को कौन दूर कर सकता है? क्षारीयता। तो हम एक ऐसे पदार्थ को मिलाएंगे जिसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और ऑप्शन में क्षारीय प्रकृति का कौन है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ये क्षारीय प्रकृति को होते। चीनी और चायपत्ती थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, टैनिक अम्ल होता है उसमें। चीनी उदासीन होता है, नमक उदासीन होता है। जब हम नींबू के कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। चाय में होता है सिट्रिक अम्ल और नींबू अम्लता को क्या कर देता है? और इसीलिए रंग में परिवर्तन होता है, दूसरा तो कोई कारण हो नहीं सकता है। नींबू को कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते ही चाय अपना रंग बदलने लगता है नींबू के अम्लीयता के कारण। नींबू में सिट्रिक अम्ल होते हैं, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होते हैं। अभिक्रिया H2O का HCl से हुआ है, जल का आज फिर जल आप देख रहे हैं एक H लिया है, तो यहां पर इसका किस प्रकार है? भस्म की तरह। यहां पर भी ये देखिए H+ का त्याग हुआ है HCl के द्वारा, और H+ का त्याग हुआ तो H+ कौन लिया है? और H+ यानी प्रोटॉन लेने वाला, H+ यानी प्रोटॉन लेने वाला क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। प्रोटॉन लेने वाला क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब यह क्षारीय है। अगर एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वे नीले लिटमस पत्र को? तो पहले लाल लिटमस पत्र क्या हो रहा था? तो इसका मतलब ये क्षार था। अब कह रहा कि नीला लिटमस पत्र क्या होनी चाहिए, यानी अब क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो क्षार से अम्ल बनाना है, तो क्षार को अम्ल बनाना है तो उसमें अम्ल मिलाते जाइए। पहले क्षारीयता का गुण समाप्त होगा और फिर वो अम्ल बन जाएगा। अम्ल आपके ऑप्शन में ए में है, मिला दीजिए। बाकी अम्ल नहीं है। चूना जल क्षारीय होता है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड है तो वो क्षारीय ही होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। सोडियम का जितना भी यौगिक है ना, सोडियम का कोई भी यौगिक पूछ देगा उसका जलीय विलयन, और सबसे ज्यादा इसी का। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, सही है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। दोनों कथन क्या है? सी है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्युमिनियम तो उभयधर्मी होता है।
धातु का ऑक्साइड जैसे हो गया सोडियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब का प्रकृति क्षारीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सब की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड होता है किसका ऑक्साइड? और धातु का ऑप्शन में केवल डी है, धातु का ऑप्शन केवल डी है, धातु का ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड होता है। देखिए ऑप्शन में अधातु का ऑक्साइड केवल एक है, कैल्शियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सब धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु है और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। नेक्स्ट, अभिक्रिया 2H2O का हो रहा है, H3O प्लस OH में जल में बन रहा है। H2O, ये समीकरण दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। क्या? H3O प्लस प्लस OH माइनस। इसमें जल का व्यवहार कैसा है? जल H प्लस भी दे रहा है, जल OH, यानी कि यहां पर अम्ल और भस्म दोनों के समान व्यवहार को दर्शा रहा है। देखिए H2O एक H छोड़ा तब ना H3O बना, और OH अगर छोड़ रहा है तो जल है ना छोड़ रहा है, इस साइड तो केवल जल है। तो जल कभी हाइड्रोजन आयन दे देता है और हाइड्रोक्सिल आयन दे देता है, इसलिए यहां पर जल का व्यवहार दोनों तरह है और जल दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म के समान ही व्यवहार करते हैं जल। लिटमस पत्र के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? लिटमस एक सूचक है, बिल्कुल सही है, लिटमस सूचक है। मेथिल ऑरेंज फिनोल्फथेलिन जैसे सूचक है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, सही है। लिटमस जेरेलियम के फूल के पत्तों से निकाला जाता है, यह गलत है। लिटमस को बनाया जाता है लाइकेन से। लिटमस को किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस को किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। अम्ल तथा भस्म की पहचान हेतु, अम्ल तथा भस्म की पहचान हेतु निम्नलिखित में कौन ऑल फैक्टरी सूचक नहीं है? ऑल फैक्टरी सूचक, ऑल फैक्टरी सूचक जिनसे सूंघ कर अम्ल तथा क्षार की पहचान हो सके, जिनसे सूंघ कर अम्ल तथा क्षार की पहचान हो सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्टरी सूचक कहते हैं। एक होता है सूचक, एक होता है यूनिवर्सल सूचक, एक होता है ऑल फैक्टरी सूचक। ऑल फैक्टरी सूचक है जिसे एकदम नाक से सूंघ सूंघ करके पता लगाते हैं। तो वेनिला इत्र, लवंग, लवंग मतलब लौंग का तेल, प्याज, ये सब ऑल फैक्टरी सूचक है। ये फिनोल्फथेलिन तो आप जान रहे कि ये सामान्य सूचक है, ये ऑल फैक्टरी सूंघ कर पता लगाने वाला सूचक नहीं है। तो कौन ऑल फैक्टरी सूचक है? नहीं है, तो फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन एक सामान्य सूचक है लिटमस पेपर की तरह। निम्नलिखित में किसका बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की पहचान में सक्षम नहीं है? गेंदा फूल, क्योंकि हम हल्दी से, चुकंदर से, लाल गोभी के पत्ता से अम्ल भस्म की पहचान किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन गेंदा फूल है, यह गेंदा फूल से अम्ल भस्म की पहचान नहीं हो सकती है। गेंदा फूल से अम्ल भस्म की पहचान नहीं हो सकती। कौन संश्लेषित सूचक है? सिंथेटिक मतलब बनाया गया, किसी चीज से बनाया गया। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण करना। तो लिटमस, वेनिला, हल्दी, मेथिल ऑरेंज ये प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन लिटमस को बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। किससे? लाइकेन से। लेकिन इन सबको किसी तरह से संश्लेषित करने का जरूरी प्रकृति में ये इसी रूप में मौजूद है। लेकिन लाइकेन, लिटमस पेपर लाइकेन में प्रकृति में सीधा मौजूद नहीं है, इन्हें बनाना पड़ता है। जिसे हम किसी पदार्थ से बनाते हैं उसे ही संश्लेषित सूचक कहा जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। यहां विटामिन की जगह जो है ना बिलियन होगा। क्या होगा? बिलियन। विटामिन कहीं नहीं होगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए तो जवाब पर पहुंचते तो
बोलना नहीं है, सिर्फ मने मन पढ़ना है, मोने मन आंसर पर जाना है। बना, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी से चिन्हित 4 परख नली, कोई दिक्कत नहीं है। ए में सादा जल है, बी में क्षारीय विलयन है, सी में किसी अम्ल का विलयन है, और डी में सोडियम क्लोराइड लवण है जिसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। इन विलयनों में कौन सा फिनोल्फथालीन विलयन को गुलाबी कर देगा? अब फिनोल्फथालीन को गुलाबी केवल भस्म कर सकता है, यानी क्षार कर सकता है। क्षार किसमें है? तो क्या होगा? यहां विलयन लिख लिए ना, विटामिन नहीं होगा, वहां पर विलयन होगा। तो फिनोल्फथालीन को पीले रंग में परिवर्तित करने का क्षमता क्षार में है, और क्षार परख नली बी में है। प्रबल अम्लीय में मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कोई भी अम्ल प्रबल रहे कि कमजोर रहे, मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में अपना रंग बदल कर क्या कर लेगा? लाल कर लेगा। रंग बदल कर क्या कर लेगा? नेक्स्ट, वह संख्या जो पदार्थ के अम्लीयता एवं क्षारीयता का प्रदर्शन करता क्या कहलाता है? पीएच मान कहलाता है। पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच मान तुल्य होता है तो देखिए H प्लस नहीं रहे तब क्या होगा इसका आंसर? लॉग 1 बाय हाइड्रोनियम आयन। यानी कि इस तरह से भी पीएच मान निकल सकता है। तो आप याद रखिएगा, क्या दिक्कत है? याद रहेगा ना? हाँ, याद रहना। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, सही है, यह कथन क्या है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, यह भी सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? अम्ल का। और अम्ल इसमें कौन है? ये यहां पर आपको याद रखना, फेरिक क्लोराइड की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है। ये तो पूरी तरह से उदासीन है, ये तो क्षार है, ये भी पूरी तरह से उदासीन है। फेरिक क्लोराइड पूरी तरह से उदासीन नहीं है, और फेरिक क्लोराइड अम्लीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं। और अम्लीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर विलयन का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ के जलीय विलयन का पीएच मान अधिकतम होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का। अमोनियम क्लोराइड तो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ज्यादा क्षारीयता होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। तो सबसे ज्यादा क्षारीयता जिसमें होगा उसी का सबसे ज्यादा पीएच मान होगा। तो पीएच मान सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ज्यादा होता है किसका? शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 7 होगा। अब टेम्परेचर कितना भी दे दे 7 ही होगा, समझे कि नहीं? 7 ही होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 50 डिग्री पर कुछ अलग हो जाएगा। जल है तो जल का पीएच मान कितना? 7। जल है तो जल का पीएच मान 7। 68 लगभग पीएच 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का अम्लीय हो जाता है। लगभग पीएच 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का अम्लीय क्यों हो जाता है? यह ऐसा इसलिए हो जाता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं H2CO3। यह एक कमजोर अम्ल है, इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। और इसी कार्बोनिक अम्ल बनने के कारण वायु मिश्रित जल थोड़ा सा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो पीने वाले जल जिसका पीएच मान 7 है, आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, और कार्बोनिक अम्ल पीने वाले जल को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। तो क्या होगा आंसर? वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। सोडा पेय पदार्थ इसी अम्ल की उपस्थिति के कारण हल्का खट्टा लगता है। नींबू का खट्टा स्वाद कम करने के लिए आपको किसी क्षार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण है। तो अगर नींबू के खट्टा स्वाद को कम करना है तो क्षार को बनाना होगा। क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक। 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है, कौन? सी, पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से
अधिक हो तो निश्चित वो क्षार होगा, और क्षारीय वस्तु ही नींबू के खट्टे स्वाद को क्या कर सकता है? कम। निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? ध्यान दीजिए, पीएच स्केल का एक रिलेशन है पीएच और पीओएच का मान बराबर कितना होता है? 14। समझे कि नहीं समझे? तो अगर पीओएच 14 है तो इसका मतलब पीएच बराबर क्या है? 0। आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रबल अम्लीय, ये विलयन तो अम्लीय नहीं होगा, ठीक है ना। प्रबल पीओएच का मतलब 14 है तो पीएच का मतलब कितना है? 0, क्योंकि पीएच पीओएच का मान कितना होता है? 14। तो अगर पीओएच की जगह 14 फीट करिएगा तो पीएच बराबर कितना निकल जाएगा? 0। तो मतलब ये भी पीएच 0 है। 7 से जितना कम उतना ज्यादा अम्लीय। 0 तो स्केल का अंतिम अक्षर है जी, वहां पर जाकर वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा, प्रबल अम्लीय। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका मतलब वो क्षार है। क्षार है तो पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक ऑप्शन एक ही है, कौन? 10। मानव मुख में पीएच मान कितना से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है? 5.5। 5.5 से कम पीएच मान होगा तो दांत का जो ऊपरी परत है इनामेल वो झड़ने लगेगा, दांत क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। एंटासिड, एंटासिड का बारे में बताया कि एंटासिड एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ है। एंटासिड क्षारीय पदार्थ है, और क्षारीय पदार्थ इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्षारीय पदार्थ है तो पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। 3 विलयन एबीसी का पीएच मान 4, 1 तथा 11 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होता है अम्लीय विलयन में। जो जितना अम्लीय होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होगी, और जो जितना अम्लीय होगा उसका पीएच मान उतना कम होगा। तो एक वाला कौन है? बी। पीएच मान 1 वाला बी है, ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। पीएच स्केल को किसने विकसित किया? सोरेनसन ने विकसित किया। पीएच स्केल को किसने विकसित किया? सोरेनसन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10 के पावर -7 होता है, आप याद रखिए। ताजे दूध का पीएच 6 है। जब दूध खट्टा होगा तो अम्ल होगा, और अम्ल है तो पीएच मान घटेगा, तो पीएच मान 6 से कम होगा। 6 से कम ऑप्शन कौन है? बी। इसका मतलब कोई है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा कोई है तो मतलब 6 से छोटा है, तो इसका मतलब 6 से कम। ताजे दूध का पीएच 6 है, ताजे दूध का पीएच 6 है। वीडियो रुक रहा है, लगता है बहुत वीडियो रुक रहा है ना। अच्छा देख लेते, क्लास के बाद देख लेते, आज क्वेश्चन हो रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता, देख लेते उसको। कभी कभी आता है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाता है, क्या कर सकते। तो पीएच मान, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दूध खट्टा हुआ तो अम्ल आया तो पीएच मान घटाएगा। पीएच मान 6 है तो 6 से कम होगा, पीएच मान 6 है तो 6 से कम होगा, और ऑप्शन में 6 से कम है। 6 से कम अधिक के कोई मतलब एक्स 6 से क्या है? 1 मिनट, ए होगा। अरे हल्ला काय करे, हमारे विचार से तो बी होना चाहिए। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, अरे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैथ का दिमाग लगाना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हल्ला मत करिए। पीएच 6 से कम, 6 से कम यही है। आपको नहीं पता है, घर पर जाकर सोचिएगा तब पता चलेगा, ठीक है? या मैथ में बोर्ड मास बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। बात नहीं करना है, क्वेश्चन को देखिए। जलीय विलयन, क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को बोले, क्वेश्चन को क्लासरूम में बात काहे कर रहे हैं? बगल वाला से पूछते हैं, आपको दिमाग नहीं है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा जलीय विलयन के किसकी परीक्षा करना है?
इसके लिए सबसे बेहतर है पीएच मीटर, पीएच मीटर। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त की प्रकृति कम क्षारीय, क्योंकि 7 से कुछ ही ज्यादा है, 7 पर उदासीन होते हैं, 7 से कुछ ही ज्यादा है, तो इसीलिए मानव रक्त कम क्षारीय है। अधिक क्षारीय निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? अम्ल डालने पर शुद्ध जल का पीएच मान, अम्ल डालने पर शुद्ध जल का पीएच घटता है, बिल्कुल सही है। क्षार डालने पर शुद्ध जल का पीएच बढ़ता है, बिल्कुल सही है। किसी विलयन का पीएच शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब स्केल पर 0 है तो किसी अम्ल का पीएच मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट, तो सी नंबर गलत है। दूध का पीएच मान कितना? यानी दूध की प्रकृति अम्लीय है, दूध की प्रकृति हल्का अम्लीय है। जैसे रक्त हल्का क्षारीय, उसे दूध हल्का अम्लीय है। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। किसी अम्लीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -7 से कम होता है। जल में 10 के पावर -7 तो वो उदासीन, और 10 के पावर -7 से कम होगा तो वो अम्लीय। क्षारीय विलयन में पूछेगा तो 10 के पावर -7 से अधिक। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -7, अम्लीय विलयन में इससे कम है, क्षारीय विलयन में इससे ज्यादा, याद रखिएगा। पीएच मान 3 है, पीएच मान कितना होगा? 11 होगा, 11। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच और पीके द्वारा एक और इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसको कहते हैं आयनन स्थिरांक। तो आप याद रखिएगा, पीएच के अलावे पीके, जिसको आयनन स्थिरांक कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, उसके भी द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ाए नहीं थे क्योंकि टॉपिक में है नहीं। 11th क्लास केमिस्ट्री कोई पढ़े तो उसमें पढ़े होंगे, जरूर पढ़े थे। नहीं पढ़े तो तब नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़िएगा, याद रखिएगा। आइए, मृदा में कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एक उर्वरक है जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में लगातार करने से मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से। उसी तरह यूरिया का भी प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। यूरिया का भी प्रकृति क्या होता है? सांद्र HCl, इसका तो एक होता है, नींबू रस तनु, या 1 2 3 4 सीधे सीधा है। देखिए अभी पीएच मान 0 पकड़ा गया, सांद्र HCl का पीएच मान 0 हो रहा है। निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यूनतम? आमाशय रस का पीएच मान याद किए थे कि नहीं हो? निम्नलिखित में किसका पीएच मान अधिक क्षारीय श्रेणी में? पीतरस। किसका? पीतरस का 7.8 से 8.5 तक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांकन किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का प्रमाण देता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का प्रमाण देता है। किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो H+ आयन की सांद्रता, क्योंकि पीएच मान घट रहा है तो अम्लीय हो रहा है, और अम्लीय हो रहा है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। H2O और जलीय NaOH के से भरी परखनली के विलयन में विभेद किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? क्षारीय, क्योंकि इसमें OH है, जल है तो ये आपका क्या है? यानी पहचान करना किसका? क्षारीय का। क्षारीय पहचान होगा आपका नीले लिटमस पत्र द्वारा। नीले लिटमस पत्र पर विलयन डाले, नीला ही रहा तो मतलब वो जल है, लाल हो गया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लाल से पहचान नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मानव के पसीने का पीएच मान 4.5। पसीने का पीएच, पसीना अम्लीय होता है। मानव आंख से निकले आंसू का पीएच मान 7.3।
आंसू का पीएच मान 7.3। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जल जल कौन रंग प्रदान करता है? पीएच 7 वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कैसा रंग दिखाता है? हरा रंग दिखाता है। और जल का पीएच मान 7 होता है। नीम का दातून दांत को साफ कर देता है, क्योंकि अभी बताए थे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु HCl तथा NOH के विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन? HCl आपका क्या है और ये क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कौन धातु अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है? तो जिंक बताए थे और क्या बताए थे? एल्युमिनियम। क्षार धातु से अभिक्रिया नहीं करते, कुछ ही धातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं। 2 एग्जांपल दिए थे आपको, एल्युमिनियम याद रखना है और जिंक। तो ये जो सवाल पूछा है, सवाल में सीधा कॉन्सेप्ट यही पूछ रहा है आपसे कि वे कौन से धातु है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते, क्षार से भी अभिक्रिया करते। तो वे कौन है? वे जिंक है और वे एल्युमिनियम है। वो जिंक है और एल्युमिनियम है। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु अम्ल तनु HCl से अभिक्रिया करके, तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते। सीधा है। जब CO2 गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो वो दुधिया हो जाता है, और अधिक प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब श्वेत। पहले दुधिया होगा और ज्यादा प्रवाहित करिएगा तो वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। धातु के ऑक्साइड तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बारे में बताए थे ना कि अम्ल धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। NH4Cl NaOH से अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। ये अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड है। ये भस्म है, और भस्म अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके कौन गैस? अमोनिया गैस देते हैं। धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्ल, खनिज अम्ल HCl को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है, HNO3 को, इन सबको खनिज अम्ल कहा जाता है। तो धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्ल से अभिक्रिया, ये कौन गैस बनाता है? कार्बोनेट से कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ HCl के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा? HCl अम्ल है ना, है? करके अम्ल से कौन सा पदार्थ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा? ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही नहीं करेगा। चूने का पद देखिए, अम्ल के साथ कार्बोनेट, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों से अभिक्रिया जब अम्ल करते हैं CO2 गैस देते हैं? नहीं देते। तो इसका आंसर ए भी होगा। और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अखरिया भी कैल्शियम, जबकि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और आप अम्ल का यह रासायनिक गुण तो जानते ही होंगे कि अम्ल जब धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो HCl A से अभिक्रिया करेगा तो भी नहीं करेगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, और B से अभिक्रिया करेगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर A B दोनों होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है, बिल्कुल, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर ग्रहण करने में सक्षम है। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। सही है, दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से CO2 गैस उत्पन्न नहीं होगा? हाँ देखिए, अम्ल और धातु, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस देगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, लेकिन यहां पर आप देख रहे धातु है, इधर अम्ल है, और आप जानते धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कौन गैस देते हैं?
हाइड्रोजन गैस देते तो डी ऑप्शन क्लियर कर रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाएगा? जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है? नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। बात समझ रहे हैं? लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। सबसे समान तरीका ही ना है लवण बनने का, ठीक है ना। अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण का निर्माण होता है। सामान्य लवण को बनाया जाता है, सामान्य लवण बनाया जाता है धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराकर, बिल्कुल। धातु और धातु को गर्म करके, बिल्कुल। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, बिल्कुल तीनों तरह से। निम्नलिखित में कौन सा लवण का गुण धर्म नहीं है? लवणों का गलनांक निम्न क्वथनांक उच्च होता है। लवणों का गलनांक क्वथनांक दोनों ने उच्च होता है, हैं? तो लवणों का गलनांक निम्न नहीं, लवणों का क्वथनांक भी उच्च होते हैं और गलनांक भी क्या होते हैं? तो कौन सा कथन गलत है? तो डी नंबर सरासर गलत है कि नहीं है? नेक्स्ट, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इनो लवण को जल में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन भास्मिक लवण है? भास्मिक लवण वो है जिसमें क्या होता है? OH होता है। भास्मिक लवण वो है जिसमें OH होता है। सामान्य लवण वो है जिसमें ना तो H होता है ना, समान लवण नहीं है। कौन? C, क्योंकि इसमें H है। सामान्य लवण में ना तो H होनी चाहिए ना ही OH होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन लवण हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल त्यागते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जो ये सब को हवा में छोड़ दी गई, ये सब जल को त्याग नहीं करते, लेकिन ये जल का त्याग करते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं उसे, सामान्य लवण। निम्नलिखित में कौन प्रोस्वेद लवण है? रिलिक्विसेंट साल्ट है। प्रोस्वेद लवण वे होते हैं जो वायुमंडल से जलवाष्प को ग्रहण करके गीला हो जाते हैं, और वो होता है अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण करने वाले लवण को ही क्या कहते हैं? प्रोस्वेद लवण। मोहर साल्ट क्या है? द्विक लवण। मोहर साल्ट, फिटकरी, कार्नालाइट, ये डबल सॉल्ट है, बताए थे। डबल सॉल्ट का 3 एग्जाम्पल आपके नोट में है। फिटकरी डबल सॉल्ट है, मोहर साल्ट डबल सॉल्ट है, उसके बाद कार्नालाइट डबल सॉल्ट है। जटिल लवण तो देखने में ही लग रहा है सब होगा क्या, तीनों जटिल लवण है। लवण में रवा जल नहीं है। रवा जल आपको बेकिंग सोडा में नहीं है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं और इसमें 5 रवा जल होते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, इसमें 2 रवा जल है। धोने वाले सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं 10H2O है। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें रवा जल है। तो पूछ रहा है किसमें रवा जल? रवा जल को अंग्रेजी में क्रिस्टल वाटर कहते हैं। जो यौगिक के साथ ये जल के अणु जुड़े होते हैं इसे ही रवा जल कहते हैं। सामान्य लवण फिटकिरी, ये तो द्विक लवण है क्या? बेरियम क्लोराइड छूट गया, लिखिए बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड में ना तो H है ना OH है, तो ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। H है तो ये कैसा? अम्लीय। और बच गया हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या? क्षारीय। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। यहां 2 के जगह बेरियम की जगह बेरियम क्लोराइड लिख लीजिएगा। समझिए सवाल को कि नहीं? समझ गए ना? NOH का 10 ml HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करता है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करता है। तो NOH के इसी 20 ml ले तो उदासीन करने हेतु HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता हो? तो 10 में चाहिए 8, तो 20 में चाहिए 16 उदासीन करने के लिए। सीधा बात है। बफर विलयन में आम्ल छाट डालने पर उसका pH मान नहीं बदलता, बिल्कुल सही है। मानव रक्त बफर विलयन होते हैं, सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए दोस्तों 7 चैप्टर भी समाप्त हो गया है। 10वां चैप्टर समाप्त करके लेंगे टेस्ट, और टेस्ट में रहेगा गर्दा
प्राइज, ठीक है ना। 10 तक पढ़ा करके टेस्ट लेंगे, अभी 7 हो गया है, 8 9 10 3 चैप्टर और पढ़ाएंगे, उसके बाद 10 चैप्टर का एक साथ टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। और उसमें प्राइज रखेंगे, इसलिए अभी बोल रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं। हाँ कल टेस्ट है, तो फाउंडेशन में टेस्ट है। अब ये तो क्वेश्चन बनाकर हम भेजे हैं, चैप्टर तो ज्यादा है, जितना पढ़ा गया उससे ज्यादा है, लेकिन टेस्ट दीजिएगा। अब बहु टेस्ट से भागता है, समझे कि ना समझे। बस सीधे बोले नौकरी तोकरी नहीं होगा, टेस्ट से मत भागिए। मान लीजिए टेस्ट में आपसे 40 नंबर बना, 60 नंबर जो नहीं बना उसको रट लीजिएगा, तो वो 60 आपको आ गया कि नहीं। तो टेस्ट दीजिए। आइए नेक्स्ट मिलते हैं 8वां नंबर चैप्टर ना।